हौसलों के उड़ान को पंख देंगे, आपको एक नया सा रंग देंगे। यदि आप साथ दो हमारा तो आओ फिर सफलता की राह हम बुलंद देंगे। आसमान तक चीखेगी चिंगारी हमारी, हमारा वादा है हम हर कुछ बदल देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीजा क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में कहा था कि मैं सोच रही हूं कि मैं नई एनसीईआरटी की शुरुआत करूं, तो बस आज वो दिन है जब हमने नई एनसीईआरटी को शुरू कर दिया है। देखिए, जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना, उसमें हर सब्जेक्ट का अपना जो है किताब था, अपनी बुक थी। मतलब पॉलिटी या सिविक्स का अपना बुक था और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सारे सब्जेक्ट के अपने स्पेशल बुक थे। मतलब उसको बांटा गया था सेक्शन वाइज। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है, इसने क्या किया है कि सारे सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, आपस में इंटरलिंक कर दिया है। यानी एक इंटीग्रेटेड स्टडी की तरफ जो है बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहा है। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन अगर जो क्लास 6 में है, क्लास 7, 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं, अगर वो इस क्लास को देखेंगे तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही। लेकिन यदि आप यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम का या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत अच्छा है। और जो नई एनसीईआरटी है वाकई में ब्रॉड जो है माइंडसेट प्रदान करती है आपको। कैसे करती है? देखिए, जब हम कहते हैं कि पहले तो आप ये समझो कि आपको यूपीएससी या पीसीएस के लिए या किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए आपको नई एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। बच्चों, जो हमारा जैसे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में सब्जेक्ट को आपको अलग अलग करके नहीं पूछा जाता है, सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया जाता है। आपने कई टॉपर्स की जो है वीडियोस देखी होगी या कई टीचर्स से, एजुकेटर से कहते हुए सुना होगा कि उसमें एक इंटीग्रेटेड स्टडी की जरूरत होती है। और कितना अच्छा है कि एनसीईआरटी आपके सामने उसी इंटीग्रेटेड स्टडी या उसी जो है सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ा रही है। मतलब जब हम क्लास 6 के एनसीईआरटी देखते हैं, हालांकि मेरे चैनल पे आपको क्लास 6 के पॉलिटी की कंप्लीट वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी और आप चाहो तो उसको देख लो, बाकी चीजों को फिर आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो जब आप क्लास 6 या क्लास 7 की जब नई एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें देखोगे कि क्लास 6 ने जो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि उसने सारे सब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिया है। मतलब एनसीईआरटी ये चाहता है बच्चों कि आप सोसाइटी को, आप समाज को जो है विभिन्न दृष्टिकोण से एक साथ देखो। ऐसा नहीं है ना, जैसे देखो, देखिए क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो सोशल साइंस है, सबसे पहले आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी बताती है कि सोशल साइंस क्यों, सामाजिक विज्ञान क्यों, व्हाई सोशल साइंस। सबसे पहले तो ये हम सोशल साइंस को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सोशल साइंस मेनली जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ सेक्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। बच्चे ये क्या है, ये सोशल साइंस की शाखाएं हैं, ठीक है। सोशल साइंस इन हिस्सों में बटी हुई है, मतलब इन सब्जेक्ट से बन करके सोशल साइंस का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। पॉलिटी या क्या पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है। देखिए, आपको क्या करना है, इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद आपको इस जो एनसीईआरटी जो है एक नए सेक्शन की बात करती है, मतलब काफी अच्छे से आपको जो है समझाती है, वो है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, है ना, आर्ट एंड कल्चर। तो ये सारी जो, देखिए, ये सारी जो विषय हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या सिविक्स, इको, आर्ट एंड कल्चर, तो ये कुछ सेक्शन में एनसीईआरटी बांट रही है, एक ही किताब में बांट रही है। अब जो है क्लास 6 के बच्चों को ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी की अलग से किताब है वो पढ़नी है, तो हिस्ट्री की अलग से किताब है वो पढ़नी है, या पॉलिटी या सिविक्स की जो है किताब पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की किताब पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर की जो है बुक्स को रीड करना है। ऐसा नहीं है। अब एक ही बुक है, वो है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस, जिसमें इन सारे विषयों को सब्जेक्ट्स को, विषयों को समराइज किया गया है, जोड़ा गया है, आपस में इंटरलिंक किया गया है। और यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में जैसे है कि आप जैसे देखते हो कि GS1 है, आप देखते हो GS2 है, ठीक है, आप देख रहे हो GS1 है, GS2 है, GS3 है। तो
तो ऐसे क्या होता है कि इन सारे विषयों में जो है आपको यही विषयों को इंटरलिंक करना है। मतलब जैसे यूपीएससी देखिए, जब मेंस का क्वेश्चन को आप देखोगे तो उसमें पूछती है कि इन पार्टिकुलर घटनाओं का भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में वहां क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे जब आप इंटरलिंक करते हो, पहले हम कहते थे कि हम जब सब्जेक्ट्स को पढ़े तो उसको इंटरलिंक करके पढ़ें। अब देखिए कि जो एनसीईआरटी है ये चीजों को इंटरलिंक खुद करके आपको दे रही है, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हुआ। आपके लिए जो आपके माइंडसेट और दृष्टिकोण को शुरू से ये एक साथ जोड़ना सिखाएगा, इन एस्पेक्ट्स को आप एक साथ जोड़ पाओगे। देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको बताती हूं अभी, देखिए तो क्या है कि जब आप इसमें देखोगे तो आप एक बात बताओ, कोई भी जो घटना होती है उन चीजों का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या आप वो घटना पार्टिकुलर सिर्फ आपकी पॉलिटिकल लाइफ को इफेक्ट करती है, आपके सोशल लाइफ को सिर्फ इफेक्ट करती है, या फिर वो हमारे देश की ज्योग्राफी को ही सिर्फ प्रभावित करती है, या फिर वो क्या करती है, हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है? लेकिन कुछ घटनाएं, आप एक बात बताइए, कोई घटना, अब देखिए जैसे अब हम मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, ओके, कोई एक पार्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, तो हमें ज्योग्राफी क्या बताएगी? हमें ज्योग्राफी क्या बताती है कि जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, भूगोल क्या बताएगी कि जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। ठीक है, मतलब हम जो है किसी स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया में भी जो है स्पेसिफिक एरिया से, क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत डाइवर्स है। आप जैसे देखो कि वहाँ के तापमान में अंतर है, वहाँ की जीवन शैली में अंतर है, वहाँ के रहन सहन में अंतर है, तो हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो ये ज्योग्राफी को आप बताएगी, ज्योग्राफी आपको कि आप किस प्रकार के भौगोलिक स्थिति में रह रहे हो और उसका प्रभाव जो है आपके जीवन पर क्या है। ऐसे ही आपको पॉलिटी क्या बताएगी कि शासन व्यवस्था कैसी है, जहां पर आप रह रहे हो वहां की सरकार जो है किस प्रकार कार्य कर रही है, और आपका एक भारत के नागरिक होने के नाते क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होने चाहिए। ऐसे ही जो है हिस्ट्री आपको बताती है कि आप हो कौन, आपका ओरिजिन क्या है। हिस्ट्री आपको बताएगी कि आप क्या थे, आप क्या हो और आप कहाँ से आए हो, मतलब आपके अस्तित्व के बारे में हिस्ट्री बताएगी। और हिस्ट्री गवर्नमेंट को एक जो है दिशा निर्देश देती है, और हमको एक दिशा निर्देश देती है कि जो है पिछले सालों में या बीते हुए सालों में क्या क्या ऐसी जो घटनाएं थी जिसका प्रभाव हमारे प्रेजेंट लाइफ पे है, या बीते सालों में कोई एक गवर्नमेंटल बॉडी ने या किसी व्यक्ति ने क्या जो है गलतियां की जो हम आज ना करें, उसे सीख लेने के लिए हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप इकोनॉमिक्स देखते हो तो इको बताती है कि ये जो भौगोलिक क्षेत्र में जो संसाधन हमें प्राप्त है, उन संसाधनों का हम उचित प्रकार से कैसे वितरण करें। तो देखिए ये सारे सब्जेक्ट तो एक जैसे हैं ना, मतलब एक ही चीजों से जुड़े हैं। सारे सब्जेक्ट आपको क्या बता रहे हैं? एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा जो है व्यक्तित्व बनना, संसाधनों का उचित वितरण आपके लिए करना, आपके ज्योग्राफिकल जो है क्षेत्र को समझना, और आपको एक अच्छा नागरिक बनाना। तो जब ये जन कल्याण के लिए ही शिक्षा है, तो शिक्षा को क्यों ना जोड़ के पढ़ा जाए। तो बस नहीं, एनसीईआरटी आपका यही करती है। और क्योंकि देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कि गंगा है, ठीक है, गंगा रिवर है, हमारी जो है गंगा रिवर है या गंगा नदी है, ये अगर प्रदूषित हो रही है, ठीक है, तो ये प्रदूषित हो रही है। अब देखिए कि इससे कैसे चीजें जुड़ेंगे। देखिए हिस्ट्री हमें क्या बताएगी कि गंगा का उद्गम कहाँ से है, गंगा से जो है प्राचीन सभ्यताएं कैसे विकसित हुई है, गंगा के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित थी। ऐसे ही ज्योग्राफी हमें क्या बताएगी कि गंगा के प्रदूषित होने से जो उस पर डिपेंड जो लोग हैं या जो वहाँ के संसाधन हैं, उन पर जो है इसके प्रदूषण का क्या प्रभाव है, या गंगा प्रदूषित क्यों हुई है। ऐसे ही
पॉलिटी जब आप इस टॉपिक पे पढ़ते हो तो आप देखोगे कि गंगा गंगा के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट जो है क्या क्या स्टेप या क्या क्या कदम उठा रही है। ऐसे ही जब आप इकोनॉमिक्स देखोगे इसके इस क्षेत्र में तो आप देखोगे कि गंगा कितने प्रकार के जो है रोजगार का केंद्र है या कितनी प्रकार की जनसंख्या जीव जंतु उस पर निर्भर हैं, ये हमारे संसाधन के रूप में कैसे है। ऐसे ही जब आर्ट एंड कल्चर आप देखोगे, आर्ट एंड कल्चर आप जब देखते हो, आर्ट एंड कल्चर देखते हो तो आप देखते हो कि गंगा हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर कैसे है, मतलब सांस्कृतिक रूप से गंगा का क्या महत्व है, गंगा रिवर का क्या महत्व है। तो देखिए ये एक एरिया है जो आपको एक चीजों को सोचने के लिए अनेक दृष्टिकोण प्रदान करता है और नई एनसीईआरटी आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्जाम बच्चों वो सिर्फ तथ्यों का खेल नहीं है, वो आपके सोचने समझने की शक्ति को जो है देखता है और आप कितना हद तक एक चीजों के बारे में कितना डीप सोच सकते हो, कितने डायमेंशन में सोच सकते हो, इन चीजों का परीक्षण जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जैसे यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्जाम के थ्रू होते दिखाई देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है और कैसे। आज जो है मैं आपको इसीलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ क्योंकि आज मैं आपके इस नए एनसीईआरटी का जो है इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आपसे उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि जब आप आगे पढ़ो तो इन विचारों को ध्यान में रख के पढ़ो। देखिए आपकी एनसीईआरटी का जो पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर में आने से पहले आज चूंकि मैं पहले चैप्टर पे नहीं आऊंगी क्योंकि मैं वो बताना चाह रही हूँ कि आपके पढ़ने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से बता रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में, इसकी शाखाओं के बारे में एनसीईआरटी बात करती है जिसको इसने कई जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए इसमें एक है सेक्शन ए जिसमें आपको ज्योग्राफी के बारे में है, एक है सेक्शन बी या क ख ग घ ऐसे करके आपकी एनसीईआरटी कहती है। इसमें आप देखो हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। एक है आपका सेक्शन सी जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है बच्चों, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है। और यूपीएससी के सिलेबस में देखो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है ना। उसके बाद एक है आपका सेक्शन डी जिसमें आपको पॉलिटी के बारे में बात की गई है, पॉलिटी या सिविक्स के बारे में बात की गई है। एक है आपका सेक्शन ई जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक्स के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एनसीईआरटी बता रही है और इन्हीं को जोड़ करके जो है आपका क्या बनता है, सोशल साइंस बनता है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस क्या है, इन्हीं सब्जेक्ट्स या इन्हीं विषयों का समावेशन है, इन्हीं विषयों को आपस में समेटे हुए है। तो जो शुरुआती जो आपका जो स्टार्टिंग वाला पेज है वो आपको यही बताएगा, ठीक है, यही बता रहा है। देखिए अब क्या है इसमें जो ज्योग्राफी है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या है तो स्थल रूप जीवन, महासागर और महाद्वीप के बारे में, पृथ्वी पर जो है स्थानों की स्थिति क्या है हमारी, वो सारी चीजों के बारे में, हमारे जो है अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में ज्योग्राफी आपको बताएगी। ऐसे ही जब सेकंड पे आएंगे हम बी पे आते हैं, जैसे इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास की समय रेखा और उनके स्रोत के बारे में बताते हैं, ठीक है। समय रेखा जैसे कि बीसी, सीई, ठीक है, ये समय रेखा मैं बताऊंगी अगले क्लासेस में जब हिस्ट्री वाले सेक्शन में आएंगे कि ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारत अर्थात इंडिया, जो हमारा जो है इंडिया है, जो हमारा भारत है, जो इंडिया है वो नामकरण उसका कैसे हुआ, हम भारत को भारत या उसको इंडिया क्यों कहते हैं, इसकी क्या कहानी है। उसके बाद हम देखें कि भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री बताएगी। जब हम आर्ट एंड कल्चर में आएंगे बच्चों तो वहां देखेंगे कि भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो कैसी हैं, ठीक है, कैसी है और कैसे जो है भारतीय संस्कृति जो है समय बाय समय जो है बदल रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है।
उसके बारे में देखेंगे। विविधता में एकता, जो मैंने आपको क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी में भी पहले करा रखा है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसी प्रकार से हम जब पॉलिटी पे आएंगे तो परिवार और समुदाय क्या है उसके बारे में देखेंगे, शासन के बारे में देखेंगे, नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन या वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्थानीय सरकार के बारे में हम ये सारी चीजें देखेंगे, जो हम देख चुके हैं पहले भी। तो आप कर लीजिए वो क्लास, आपको काफी आसान होगा ये देखने में। उसके बाद जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं या उसका कैसे संचालन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कार्य का क्या महत्व है। ये सारी चीजें आपकी जो ये नई एनसीईआरटी है ये बताएगी, और एक ही जो है किताब में सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। क्या लिखती है आपकी एनसीईआरटी कि ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं। 21वीं शताब्दी से क्या तात्पर्य है, देखिए। इक्कीसवीं शताब्दी से तात्पर्य है 2000 से 2099। हम इसको क्या कहेंगे, ये है 21वीं शताब्दी। अभी आप बस इतना याद रखिए, नेक्स्ट क्लास में हर चीजों पर विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, 2000 से 2099 के हम टाइम पीरियड को 21वीं शताब्दी कहते हैं, 21st सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बस अभी आप याद रखिएगा। तो हम क्या है, हम तो अभी 2026 में है ना, तो 2000 और 2099 के हम बीच में हैं। ठीक है, तो हम क्या हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। यही चीज आपकी एनसीईआरटी कह रही है। एक बात से सभी सहमत हैं कि यह मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इस बात से सभी सहमत हैं कि जो ये समय है वो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीकी में तीव्र विकास हुआ जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए, तो दूसरी ओर इस संसार जो है विभिन्न इस समय संसार जो है विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आप न्यूज में देख रहे होंगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है या इजराइल फिलिस्तीन का वॉर है, या आप अन्य में देखोगे कि जो चाइना है अनेक टेरिटरी पे क्लेम करता है। इन सारे चीजों को हम देख रहे हैं कि विश्व कैसे बदल गया है। एक कोल्ड वॉर का टाइम था जब विश्व दो ध्रुवीय हुआ करती थी, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो है शक्तियों का विभाजन था, और पूरी दुनिया इन्हीं जो है ध्रुवों के बीच बटी हुई थी। लेकिन आज क्या होता है, आज बहुध्रुवीय व्यवस्था है, मल्टीपोलर सिस्टम है, जिसमें कि अनेक जो है शक्ति के केंद्र बन रहे हैं। चाइना उभर रहा है, जो है अब सिर्फ यूएसए का दबदबा नहीं, अब चाइना भी काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। भारत भी एक महाशक्ति की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। तो आज की जो व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय मल्टीपोलर सिस्टम है। ओके, दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनाव का सामना कर रहा है। एक मिनट बच्चों, तनाव का सामना कर रहा है। एवं हमारे जो ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में और सामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हो कि पर्यावरण संकट कितना हद तक जो हमें परेशान किया हुआ है। बढ़ती गर्मी, बढ़ती ठंडी, जो है बर्फ का पिघलना, और जो है ग्लेशियर के बर्फ का पिघलना, ओजोन परत में छिद्र होना, जो है इतना ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हर कहीं का है। आप देखो कि दिल्ली जैसे सिटी में आप देखो कि जब आप जाओगे तो आपको इंडिया गेट नहीं दिखेगा। तो ऐसे सिस्टम जो है, ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं कि हमें सांस तक लेना जो है दूभर हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें। हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीवन जीना सीखें। हम किस प्रकार इस सुंदर ग्रह पृथ्वी, जिसे हम सभी साझा करते हैं, की रक्षा ना केवल अपने लिए अपितु इस पर रहने वाले सभी प्रजातियों के लिए करें। बच्चों, ये जो अर्थ है हमारा, देखिए ये जो हमारा अर्थ है, तो ये जो अर्थ है हमारा, तो इसमें ही इसी अर्थ पे जो है सभी देश रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इंडिया है, उसके बाद हम जब देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका है,
यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे देखेंगे यूरेशिया है, मतलब यूरोप और एशिया है, ठीक है। तो ये और इंडिया जो है वो एशिया का ही पार्ट है, इसको आप अलग मत समझना। तो ये जो पूरी पृथ्वी है ये हमारी साझी है, साझा संसाधन है, मतलब इसी पृथ्वी पे सारे देश रह रहे हैं, सारे देश के लोग रह रहे हैं। तो इस पृथ्वी की सुरक्षा करना किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, सबका कर्तव्य है। और इस पृथ्वी पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो उसका प्रभाव सभी पे पड़ता है, किसी एक देश या किसी एक देश के किसी नागरिक पे नहीं पड़ता। तो यही बात जो है आपकी एनसीईआरटी कर रही है, ठीक है। यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं हैं। यह सरल हो भी नहीं सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना और उज्जवल भविष्य के जो है निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। देखिए, सामाजिक विज्ञान आपको क्यों पढ़ना है, वाई सोशल साइंस, इसका आंसर आपको दे रही है कि यदि आपको इन सारी समस्याओं का हल चाहिए तो सबसे पहले आपको मानव समाज को समझना होगा, और वही मानव समाज को समझाने का कार्य करेगी आपके सोशल साइंस यानी आपके एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, इसमें जो सोशल साइंस लगा हुआ है, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि ये कोई साइंस है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। जी नहीं, देखिए एनसीईआरटी कहती है ऐसा नहीं है, यह विषय जहां तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, इसीलिए इसको सोशल साइंस कहा जाता है। आप इस पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण भी देखेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावनाओं को छीन कर देता है। अब बताइए बच्चों, क्या सोसाइटी में हर व्यक्ति के सेम जो है रिजल्ट है? यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस पे, यहाँ पे इंडिया में बैठ के, ये है हमारा इंडिया, चलो ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पढ़ने वाले हर बच्चे का क्या सबका परिणाम सेम होगा? अगर उनको सेम संसाधन भी प्रोवाइड करवा दो तो क्या सबका रिजल्ट सेम होगा? जी नहीं। क्या सबकी खुशी की मात्रा सेम होगी? आप उसको माप सकते हो कि इतना जो है ग्राम या इतना जो है दर्जन या इतना जो है किलो खुशी केजी तो वो खुश है, इतना केजी वो खुश है? नहीं। तो ये सारी चीजों को आप माप नहीं सकते हो, ठीक है। किसी के जो अगर वो बहुत ज्यादा खुश है तो उसके खुश होने की जो है खुश होने का तरीका अलग होगा, कोई बहुत ज्यादा खुश है तो उसके खुश होने का तरीका अलग होगा। इस प्रकार क्योंकि सबके इंसान का जो है व्यक्तित्व और सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबके जो है परिस्थितियां अलग अलग है, तो इसको आप साइंस की तरह, साइंस में जैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हो तो आप कहीं भी वो केमिकल रिएक्शन करो परिणाम सेम आता है, परिणाम जो है एक ही आएगा, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। यही बात आपकी एनसीईआरटी समझा रही है। सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। आपको इन शब्दों में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको समझा रही है। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे, मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है, इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषय का उपयोग किया है। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। देखिए, विषय क या सेक्शन ए में, सब्जेक्ट ए में आपकी एनसीईआरटी रखती है ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी। भारत एवं विश्व, देखिए भारत एवं विश्व, पहले आप इन टर्म को समझिए, भारत एवं विश्व, ये है अर्थ, ठीक है। ये 2 हिस्से में बांटते हैं, ये नॉर्थ जो है वर्ल्ड है और ये साउथ वर्ल्ड है, यानी ये उत्तरी जो है पृथ्वी है और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे हमारी है, यहाँ पे है हमारा इंडिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो
इस पृथ्वी पे एक देश है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का देश है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी पृथ्वी पे कुछ अन्य देश हैं, कुछ अन्य महाद्वीप हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ भारत एवं विश्व से यही है, और इसका जो भूभाग है, यानी ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया का ये भूभाग है इतना दूर तक, ठीक है। और यहाँ पे अब जो निवासी रहते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही अन्य देशों में, जो अन्य महाद्वीप में या अन्य देशों में जो निवासी होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। हमारा ग्रह क्या है? हमारा ग्रह पृथ्वी है, ठीक है। हमारा ग्रह क्या है? हमारा अर्थ है। तो क्यों है हमारा? क्योंकि हम इसी ग्रह पे रहते हैं। हम तो मार्स पे तो नहीं रहते ना, मंगल ग्रह पे तो नहीं रहते, हम पृथ्वी पे रहते हैं। तो हमारा ग्रह, हमारा अपना ग्रह है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? अब आपको लगेगा हमें क्यों पढ़ना चाहिए, जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप तो मैप मोबाइल पे सर्च कर सकते हो, एकदम मस्त सा देख सकते हो, आप 3D में भी देख सकते हो। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? आपको यहाँ क्यों अपने मानचित्र को समझना चाहिए? तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करती है। ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मानचित्र पे दिखाया जाए कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये किसकी स्थिति यहाँ पे लोकेटेड है, इस बात नहीं है। इसके बियॉन्ड भी आपकी जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बात करेगी। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान, इतिहास क्या है? बीती हुई बातें हैं, ठीक है। बीती हुई बातों का जो स्टडी है वो इतिहास है। तो संपूर्ण इतिहास के दौरान, यानी जब हम एंशिएंट इंडिया में थे, जब हम मिडिवल इंडिया में थे, जब हम मॉडर्न इंडिया में आए, तो फिर उन जो स्टेज है, जो हिस्टोरिकल स्टेज है, उसके दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, यानी समुद्र जो है, पर्वत जो है, नदियां आदि हैं, इसने किस प्रकार की भूमिका निभाई है, ठीक है। भारत के संदर्भ में यह जो है यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति ने उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान जो है प्रदान की है। हमारा इंडिया कैसे अलग है, ये ज्योग्राफी आपको बताएगी कि शुरुआत से, यानी इतिहास से हमारे इंडिया का जो है कैसे एक अलग अस्तित्व बना हुआ है, यहाँ की संस्कृति कैसे अलग है बाकियों से, ये आपको बताएगी। तो क्या आपको लगता है, आप जिस इंडिया में रह रहे हो, हम जिस इंडिया में रह रहे हैं, हम अपने इंडिया के बारे में जाने, हम इसको बिना जाने अपने आप को नहीं जान सकते हैं, ठीक है, अपने अस्तित्व को नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये विषय पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए सेक्शन बी है, जिसमें कि आपके एनसीईआरटी ने हिस्ट्री को रखा है, जिसका ये शीर्षक देता है अतीत के चित्रपट। चित्रपट कैनवास जैसा एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। कैनवास एक आप त्रिपाल समझ लीजिए, आप मानिए कि उसमें एक जो है चित्र उकेरा गया है, ठीक है। तो कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक जो है घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। पहले तो हम अपने देश के बारे में जानेंगे ना, हमारी इंडिया का अतीत क्या है, हमारे इंडिया का पास्ट क्या है। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है, और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है। हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत अभी हमारे साथ है, क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं, अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारण को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे, ठीक है। हमारी संस्कृति, अब सेक्शन सी में आइए, आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में। हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। प्राय ऐसा माना जाता है कि भारत की जो संस्कृति वो अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यह सत्य भी है, परंतु इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे। यह कुछ प्रश्न है जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा। इनका उद्देश्य होगा कि
प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं उनके मूल्यों की जो है प्रशंसा करें। विषय घ, ठीक है, या सेक्शन डी, शासन और लोकतंत्र, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी आपको यहाँ पे इस सेक्शन में देखने को मिलेगा कि प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की जो है समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बच्चों। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली जो है विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं व घटक क्या है, शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या है व उनके कर्तव्य अथवा धर्म क्या है, क्या इन देशों में जो है अलग प्रणाली अपनाई जाती है, यदि हाँ तो वे कौन सी है, विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय एवं राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इकोनॉमी। कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, ठीक है, मुद्रा वास्तव में क्या है, करेंसी क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, प्राकृतिक व मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है। यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं, यह ठीक उसी प्रकार के हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तभी हम सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं। इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न से की गई है जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में जो है सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। इसे बहुविषयता कहा जाता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी कितनी बड़ी बात कह रही है। अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए एवं बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। यह अन्वेषण पूर्ण व रोमांचक कार्य है। देखिए ये वाला जो चैप्टर है आपका यही कंप्लीट होता है। फिर हम जब नेक्स्ट क्लास लाएंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि जो सेक्शन ए में ज्योग्राफी को लेके चल रही है तो देखेंगे पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति क्या है, ठीक है, अध्याय 1 में। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो अभी तक आप क्या समझ पाए? देखिए मेरा जो बताने का पर्पस था बच्चों, आप देखिए जो ज्योग्राफी है और जो हिस्ट्री है, आप ये जो आपके एनसीईआरटी है ना, ये पास्ट से लेकर ठीक है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात करती है। पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात करती है। मतलब ये कि जो पास्ट है, जब आप अपने पास्ट को समझते हो तो अपने प्रेजेंट को समझ पाते हो, और जो वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं, वर्तमान में हमारे समक्ष जो भी समस्याएं हैं उनको हम समझें और उनका हम कैसे निपटारा करेंगे। हम अपनी पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम अपनी संसाधन का उचित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, हम अपने देश के शासन व राजनीति को कैसे समझ सकते हैं, और ये सारी चीजें हम हिस्ट्री से कैसे सीख सकते हैं। हम अपने अस्तित्व को कैसे जाने, हम क्या हैं, कौन है, हम कहाँ से आए, कैसे आए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर अनेक संसाधन जो है किस प्रकार से हैं,
समुद्र की जो है अपनी क्या महत्ता है, या फिर जो है पेड़ पौधे की क्या महत्ता है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से आप देखोगे और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आप आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से समझ सकोगे। तो ये सारी चीजों को जब एक साथ पढ़ते हो ना, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है आपकी कि यार एक सब्जेक्ट को दूसरे से जोड़ें कैसे, मतलब इंटरलिंक करके कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ने से आप बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। बच्चों मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो एनसीईआरटी है इसने ये पहल किया और ये बहुत अच्छा है। बजाय सिर्फ पढ़ने के, बजाय सिर्फ तथ्यों को याद करने के, ये नई वाली एनसीईआरटी आपको सोचने के लिए ब्रॉड माइंडसेट देती है। और ये जो माइंडसेट है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके यूपीएससी, पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। तो हम लोग बहुत इंजॉय करके इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे सेक्शन को जो है कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे और आ जाएंगे अपने मेन मोटिव पर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे विषय मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगी। मैं बिना मतलब जो है इसके शब्दों का जंजाल आपके सामने खड़ा नहीं करूंगी और बिना मतलब के सब्जेक्ट के बियॉन्ड चीजों को ले करके नहीं जाऊंगी। मैं उतना ही जाऊंगी जितना आपके एग्जाम्स के लिए और आपके सोचने समझने की क्षमता के लिए जरूरी है। तो आप बताइएगा ये पहल कैसा है, कमेंट करिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल से फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो, एक नए लेक्चर और एक नए विचार के साथ। तो जय हिंद।